देखिए मीडिया तो मुझे ये मानता हूँ मैं कि जो मुख्य लोग कहते थे मुख्य धारा का मीडिया बुनियादी तौर पर ये जनता का, देश की आवाम का दुश्मन बन चुका है। और ये जो सरकार है, सरकार का ये शील्ड का काम कर रहा है और सरकार का सेफ्टी वाल्व के तौर पर काम कर रहा है। इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी जो ख़राब हुई है, उसके लिए मुख्यधारा का मीडिया और उसको चलाने वाले उनके जो सेठ लोग हैं, मुख्यधारा के मीडिया के जो सेठ लोग हैं, वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि उनको पता है कि इससे हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब होनी है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी उसके बावजूद भी वो सेफ्टी वाल्व का काम कर रहे हैं सरकार का। तो ये देश के डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है। और मैं ये मानता हूँ कि निजी तौर पर कि ये जो दौर आया है, ये दौर बड़े अपने आप में बड़ा अनफॉर्चुनेट दौर है भारत की मीडिया के लिए। और अब लोग कहते हैं सोशल मीडिया इसलिए आया है कि जब मुख्यधारा का मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, उसकी साख ख़राब होगी और उसमें जो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन थी, खबरें थी, वो मैनिपुलेट हो रही हैं, तो लोगों को तो कहीं ना कहीं सत्य जानने के लिए, सत्य जानने के लिए, ट्रुथ जानने के लिए लोग भटक रहे हैं। इसीलिए वो सहारा ले रहे हैं सोशल मीडिया का, अल्टरनेटिव मीडिया का। तो ये जो ग्रोथ हुई अल्टरनेटिव मीडिया की, उसमें भी हम लोग को थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी तो जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में हमें ये सतर्क रहना होगा कि आँख बूंद करके उस यूट्यूब चैनल या उस फेक न्यूज़ पर का आप उसको फॉलो ना करें और आप उसमें देखें कि सच क्या है, झूठ क्या है। और उसमें दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि फेक न्यूज़ के प्रति एक पूरा सिलसिला, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अब मुख्यधारा का मीडिया के थ्रू सरकार अपना काम करती है, उनको सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छपता। तो सरकार कोशिश कर रही है कि जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी सरकार के लोग और सरकार के जो एजेंट है, वो एजेंट वहाँ भी घुस गए हैं। तो वो मानते हैं आप कि मुख्य धारा की मीडिया गवर्नमेंट सवाल नहीं कर रही है? ऑफ कोर्स ये तो सच ही है कि देखिए सरकार पिछले 7-8 साल से प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सरकार का कोई पहले मिनिस्टर अपने मंत्रालयों की, अपने मिनिस्ट्रीज़ की अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्रीज़ में करते थे, वो सारी बंद हो गई हैं। प्रेस नोट जर्नलिज्म ईजाद हो गया है, इंट्रोड्यूस हो गया है और उस प्रेस नोट जर्नलिज्म के ज़रिए जो सच जानना है, जो सवाल पूछने हैं, वो सवाल चाहे वो यूट्यूब चैनल को अगर हम छोड़ दें तो मुख्यधारा का जो मीडिया था, जिससे ये उम्मीद की जाती थी कि आप सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे आप सवाल पूछें, और लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि वो प्रोटेक्शन वाल्व के रूप में, सेफ्टी वाल्व के रूप में जब कोई मीडिया तंत्र या मीडिया इंस्टीट्यूशंस खड़ा हो जाएगा और सरकार के एजेंट के रूप में खड़ा हो जाएगा, तो उसकी कहाँ से हिम्मत हो गई सरकार से सवाल पूछने की। दूसरी बात है कि इस देश के जो टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया, इवन हजारों करोड़ रुपया जितने टेलीविज़न चैनल्स हैं, जितने प्रिंट मीडिया हैं और जो सरकार के सपोर्टर्स डिजिटल जो एजेंट्स हैं सरकार के, उनको जा रहा है। और इस देश में जो गरीबों के हिस्से का जो पैसा है, जिसमें एजुकेशन का जो बजट है, आपका MSME जो छोटे मोटे जो रोज़गार हैं, उन रोज़गार को खोलने का जो बजट है, रोज़गार उपलब्ध कराने का जो बजट है, वो बजट सरकार की वाहवाही में लूट रहा है। तो ये सरकार की जनता के टैक्स का पैसा है और जनता के टैक्स के पैसे को आप इस तरह से लुटवा रहे हैं। पब्लिक के हिसाब से पब्लिक को उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं आप। सर, जिस तरीके से मीडिया हाउस पर भी कॉर्पोरेट लोगों का कब्जा हो रहा है, सेठ लोग जो खरीद ले रहे हैं, तो क्या इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसकी ईमानदारी पर सवाल उठेगा? ऐसा है कि मैंने बोला कि ये एक क्लब बन गया है। ये क्लब जैसे होता है ना कि सेठों का क्लब, तो सेठ जी का अखबार है, नेता सेठ जी के पास बैठता है, सेठ और नेता का नक्सेस हो गया, गठबंधन हो गया, गठजोड़ हो गया, तो उनको फिर बाकी की ज़रूरत नहीं है। आप सेठ का जो टीवी चैनल है या सेठ का जो प्रिंट मीडिया है, जो अखबार है, वो सरकार के मंत्री की या सरकार में बैठे ताकतवर लोगों की फ़ोटो छाप रहा है। वो एक दूसरे का वेस्टेड इंटरेस्ट को देख रहा है, उसको सर्व कर रहा है। दूसरी बात है कि वो सेठ का जो पेपर है या टीवी चैनल है, वो कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े महारथी हैं, जो कॉर्पोरेट्स के बड़े नाम हैं, उनका इंटरव्यू छापता है, रादर देन
इस देश के जो मजलूम हैं, इस देश के जो गरीब हैं, इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं एंड जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो जिनकी कोई से नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, वो उन लोगों की आवाज़ बनने के बजाय सेठों की आवाज़, धन्ना सेठों की आवाज़, उद्योगपतियों की आवाज़ जब मीडिया बन जाएगा तो लोगों का विश्वास तो अपने आप उससे हट जाएगा। सर, जिस तरीके से पत्रकारिता जगत के नामचीन चेहरे रवीश कुमार आरोप लगाते हुए एनडीटीवी छोड़ देते हैं कि वहाँ पर सेठों का कब्जा हो गया है, अब हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, क्या आपको लगता है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है? देखिए, ये तो जग जाहिर है, कोई उसमें छिपाने वाली बात नहीं है। टेक ओवर हो गया है। एक टीवी चैनल जो सरकार से सवाल पूछता था, ऐसे प्रोग्राम करता था कि जो सरकार को की नीतियों की, पॉलिसीज़ की आलोचना कर रहा है, उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है। उनके प्राइम टाइम को बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप थी। मतलब ये था कि जो प्राइम टाइम की जो व्यूअरशिप थी, बाकी टीवी चैनल में उस समय ऐड नहीं आता था, सारा ऐड जो है प्राइम टाइम को डाइवर्ट हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में मतलब एक पत्रकार को, ऐसी सरकार और ऐसी व्यवस्था है कि एक पत्रकार को कैसे नौकरी से निकालने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि उनको चाहिए वोट। उनको लगता है कि वोट लेने के लिए जो लोग उसमें बाधा बन रहे हैं, बैरियर बन रहे हैं, जो उसमें ब्रेक डाल रहे हैं, जो बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, उन लोगों को किसी न किसी तरह से सिस्टम से बाहर किया जाए। वही उन्होंने किया। और किस तरह से, जिसको कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं इसको, कि आपने एक जाल बुन करके आपने एक कंपनी, आपको पता है ये कंपनी टेक ओवर, ये इसके शेयर खरीदे हुए हैं, एनडीटीवी के शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। आपने ऐसा जाल बिछाया कि उस कंपनी को एकदम टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने के बाद आप जो भीतर घुस गए और जो पॉलिसीज़ थी, जिन पॉलिसीज़ के आधार पर एनडीटीवी सरकार से सवाल पूछता था, उन पॉलिसीज़ को आपने कैप्चर कर लिया। और ये तो ऐसी बात होगी कि आप अंडे नहीं खाना चाहते, आपने पूरी मुर्गी को ही ख़त्म कर दिया। तो यू वांट टू किल द मुर्गी। तो उसको कहते हैं कि आप जो है मैसेंजर है। अब पत्रकारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? यूट्यूब चैनल के पत्रकारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। सर, आखिरी सवाल, तो इस दौर में क्या करना होगा जब सेठों का कब्जा हो जा रहा है मिनिस्ट्री मीडिया पर, तो फिर कैसे जनता की? देखिए, इस देश में जिन्होंने इनको वोट दिया है, ये अपने आप तो पावर में बैठे नहीं हैं। इनको जनता ने वोट देकर पावर में बिठाया है। ये जनता जब तक जागेगी नहीं, जब तक लोग खड़े नहीं होंगे, जब तक उनको वोट डालने वाले उनको अलर्ट नहीं किया जाएगा, उनको इनलाइटन नहीं किया जाएगा, उनमें अवेयरनेस नहीं फैलाई जाएगी, उनको सच नहीं बताया जाएगा, अल्टीमेट सच जब उनको पता लगेगा कि वो इन लोगों से अलर्ट होंगे और उनको इनकी असलियत पता लगेगी कि ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह से सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, किस तरह का एक फेक नैरेटिव एजेंडा सेट कर रहा है। ये जो मीडिया है जो एजेंडा सेट कर रहा है, जो बता रहा है कि खबर ये है, जो बता रहा है कि देश में अगर बेरोजगारी है, इकोनॉमी डंप हो रही है, लोगों को एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत बड़ी डिमांड है, वो डॉक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और लोग बिना किसी इलाज के मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, बेरोजगार घर घर में बेरोजगार है। लोग वो कह रहे हैं कि हमें तो बेरोजगारों की चिंता ही नहीं है, हमें तो पहले अपना धर्म बचाना है। तो जब आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, जो रिलीजन जिसका बेस है, कास्ट जिसका बेस है, धर्म के आधार पर जो एजेंडा सेट जो टीवी चैनल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उसके प्रति लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। अगर ये जागरूक नहीं होंगे तो इसी तरह का राज होगा कि जो पूरी जो सिस्टम है, वो सिस्टम इसीलिए होगा कि भाई अब पावर आ गई, पावर से आप एक्सप्लॉइट कीजिए 5 साल तक, 5 साल 6 महीने बाद आप कुछ और काम कीजिए, फिर आप पावर अर्न कीजिए और पावर अर्न करके उसका जो अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, देश के जो नकारा लोग हैं, नाकाबिल लोग हैं, उन लोगों को आप इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बिठाएं। और दूसरी ये करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी कार्यपालिका है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव्स है, उन सब को कैप्चर करके वहाँ ऐसे लोगों को बिठा दें जो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करें। तो पूरी पॉलिटिक्स उधर जा रही है। जी सर, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ दिन ब दिन जो पत्रकारिता का स्तर वो गिरता जा रहा है। अब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, इस नाते अब क्या पहल करेंगे कि जो फ्रीडम एक्सप्रेशन है, जो जर्नलिज्म का जो एथिक्स है, वो बचा रहे? देखिए, पूरी दुनिया में हम डेमोक्रेसी का दावा करते हैं। देखिए, ये अगेन दूसरा सवाल ये आ गया कि इस देश की आवाम तय करेगी, इस देश की जनता तय करेगी, क्या वो ऐसी सरकार को बर्दाश्त करेंगे, ऐसी सरकार को वो सत्ता में बार बार बिठाते रहेंगे, जो सरकारें
जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो उसूल हैं, जनता के जो मसाइल हैं, उन मुद्दों से हटा करके एक फेक नैरेटिव बनाएं। और देश की जो मेन स्ट्रीम, जैसे मैंने बोला कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो सरकार का एजेंट जब बन गया है, तो पूरी दुनिया में भारत की थूथू हो रही है, भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच की थूथू हो रही है। और मैं ये मानता हूँ जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें इस तरह से हो रही है कि जैसे देश में कुछ रहा नहीं गया। आप मीडिया को मैनेज कर लीजिए और मीडिया को मैनेज करके कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद आप पावर हासिल कर लीजिए। और पावर हासिल करने के जब आप पावर में आ जाएं तो सारे इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशन हैं, जिन इंस्टीट्यूशन के लिए हमारी डेमोक्रेसी को आइडेंटिफाई किया जाता है, पार्लियामेंट, संसद, इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट संसद, इंडिपेंडेंट आपकी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसका जो पूरा जो इंडिपेंडेंट देश की डेमोक्रेसी को का सिंबल्स है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कहाँ हो रही है? सरकार के एजेंडे में कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि जब तक देश की जनता नहीं जगेगी ये सारी चीज़ें चलते रहेंगी। थैंक यू वेरी मच सर।